हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स गुरु एग्जाम टेक चैनल। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप जीआईसी प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। और देखिए, उन लोगों के लिए भी तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन लोगों में ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वगैरह और सब नॉर्मल पूछा जाएगा, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्कूल विख्याता लेक्चरर है ना, तो इस टाइप से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और उस पर अपना टॉपिक देख लें, उसके वीडियो जितने भी सॉल्व कर हैं उस पर देखें, आप उनको समझें, ठीक है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करना है। तो हमने केवल शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन में से दिया हुआ है द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ फैमिली कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये फैमिली कर्व का जो है ये दिया हुआ है, इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी है। यूपीपीसी से 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो कर्व हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में दिया हुआ है, तो यहाँ से a की कांस्टेंट की वैल्यू आप फाइंड कर लें, y अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। तो हमने ये कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली, है ना। आपको हमेशा कांस्टेंट को यहाँ से रिप्लेस कर देना है, कांस्टेंट इसमें नहीं आना है ना। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको सेकंड कंडीशन, आप इसको बस याद कर लें कि कैसे कैसे स्टेप लगाए जाते हैं, बस आपका क्वेश्चन आसानी से लगेगा। इसके बाद क्या करना है, आपको इसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो dy बाई डी एक्स ले लेंगे और dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2ax, है ना। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2ax वैल्यू, है ना। वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये मिल जाएगा आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2, और a की वैल्यू हमने निकाली है y बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमको मिल जाएगा 2y अपॉन एक्स, ये हमको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स, है ना। आप देखिए, मेन यहाँ से शुरू होता है, क्या करना होता है आपको। तो यहाँ बस इतना नोट कर लें, फॉर द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री we can replace we can replace dy by dx इज इक्वस टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, है ना। बस ये शर्त आपको याद रखनी है कि जो डी वाई डी एक्स होता है उसको किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, डी एक्स अपॉन डी वाई के साथ रिप्लेस कर देते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, हम लोगों ने इक्वेशन निकाला है डी वाई डी एक्स इज इक्वस टू 2y अपॉन एक्स, है ना। ये हम लोगों ने इक्वेशन निकाला, इसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, डी एक्स अपॉन डी वाई के साथ। और हमने ये रिप्लेस कर दिया डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 2y बाई, है ना, एक्स हो जाएगा, है ना। अब देखिए बच्चों, क्या होगा इसका, अब हम x का टर्म सेपरेट लगा देते हैं ना, सेपरेशन। तो x के रिस्पेक्ट में ले जाते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ कितना मिल जाएगा आपको, माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2y डी वाई, है ना। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, देन x डी एक्स इज इक्वल्स टू 2y डी वाई, इंटीग्रेट कर देते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट फंक्शन c। तो यहाँ से अगर देखा जाए बच्चों, तो ये हमारा c से c रिप्लेस हो जाएगा, और ना भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये इधर एक साइड में ले लेते हैं, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, तो ये जानते होंगे, ये मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर हो जाएगा माइनस का c, है ना। c को इधर ले लिया, बाकी इसको इधर ले लिया। अब चाहो तो आप एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2c, और एक c भी कांस्टेंट है, माइनस 2c भी कांस्टेंट है ना। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल C, है ना। तो ये हमारी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड हो जाएगी, है ना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो भी कमियां छूटी हैं इसमें वो भी हम लोग पूरी करके और अच्छी तरीके से ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का जो टॉपिक है इसको क्लियर करेंगे, है ना। और अभी हम लोग साथ ही साथ में सब नॉर्मल कैसे फाइंड की जाती है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है कर्व एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द हाइपरबोला, है ना। हाइपरबोला के लिए इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी है, और ये भी यूपीपीसीएस सन 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था। और कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो एंगल वगैरह निकालना है और वो भी पूछा गया है, लेकिन ठीक है। तो उसमें से ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री और सब नॉर्मल के हमने इसमें टॉपिक उठाए हैं। तो देखिए, इसमें जो इसका सोल्यूशन आएगा कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट की वैल्यू तो सेपरेट दी हुई है, तो इसको तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग सीधे, है ना। यहाँ पे लगाएंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें फर्स्ट सेकंड का लग जाएगा। और बच्चों, हम जानते हैं जब भी कोई दो फंक्शन फर्स्ट इंटू सेकंड में होते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सबको आता है ना। तो इसको फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का प्लस सेकंड को छोड़ते हैं, और सॉरी, है ना, सेकंड को छोड़ते हैं और फर्स्ट का हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन लेते हैं ना, डेरिवेटिव। तो ये देखो कितना आएगा,
एक्स को छोड़ेंगे वाई का कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई को छोड़ेंगे एक्स का कितना हो जाएगा 1 और सी स्क्वायर का 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका डी बाई डी एक्स इक्वस टू माइनस का वाई डी बाई डी एक्स इज इक्वस टू माइनस वाई बाई एक्स, है ना। अब क्या करेंगे, देखो वाई बाई एक्स हो चुका है हम लोगों का, अब हम जानते हैं नाउ वी कैन रिप्लेस डी बाई डी एक्स टू दी माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, है ना। डी माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई के साथ रिप्लेस कर देंगे तो ये मिल जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वस टू माइनस वाई बाई एक्स। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रिप्लेस कर देंगे, सॉरी वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू ट्रांसफ़र कर देंगे तो एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई, है ना। तो ये ले लिया हम लोगों ने दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन, तो ये मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब देखिए वही चीज़ है, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2c। अब हम एक तरफ वैल्यू ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c, और कहीं ना कहीं अगर इसको हम देखें तो ये हाइपरबोला को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको कैपिटल सी ले लेते हैं, और ये देखिए हाइपरबोला की फैमिली का था, तो जो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी इसकी आई है वो भी किसकी हाइपरबोला की आई हुई है ना। तो इस तरह से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आप ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फाइंड करना सीख गए होंगे। और अब चलिए बढ़ते हैं, हम लोग लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो सब नॉर्मल से लिया गया है, और देखते हैं सब नॉर्मल कैसे फाइंड की जाती है, ठीक है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल फाइंड करनी है ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एट द पॉइंट 4,8, है ना। तो ये क्वेश्चन फाइंड करना है, आसान क्वेश्चन है, इसको एक बार समझ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये हमारा दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ से इसका जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, वैल्यू ट्रांसफ़र कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपॉन 2y, है ना। ये हमको मिल जाएगा डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स एट पॉइंट किस पे फाइंड करना है, एट पॉइंट 4,8 पे हमको फाइंड करना है डी बाई डी एक्स, पॉइंट हमारे दिए हैं ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 स्क्वायर, है ना, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, और यहाँ 2 2 जा 4 4 से 4 कट जाएगा, है ना। तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। तो देखिए बच्चों फार्मूला क्या होता है सब नॉर्मल का, सब नॉर्मल इज इक्वल्स टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, वाई इंटू डी बाई डी एक्स। ये आसान है टॉपिक, और y कितना हमारा निकला हुआ है, y है 8 और डी वाई डी एक्स है 3, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 24। तो देखिए कितना आसान टॉपिक था, और चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसका हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा। और देखिए इस टाइप से सब नॉर्मल का क्वेश्चन अगर इसमें गिवन होगा तो अभी आप लोगों के लिए होमवर्क में, हाँ ठीक है, एक देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी PGT 2004 में पूछा गया है क्वेश्चन, और इसमें भी सब नॉर्मल ही फाइंड करना है। द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ऑफ अ रेक्टेंगल हाइपरबोला, है ना, एक रेक्टेंगल हाइपरबोला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है, रेक्टेंगल हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एट द पॉइंट ए रूट 2 इज़, है ना, फाइंड द सब नॉर्मल। तो फाइंड द सब नॉर्मल, है ना, इसका आप लोग सॉल्यूशन बताएंगे इसका कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो ये देखिए कितना आसान था, और इसको देख लें आप लोग, इसका आंसर जो भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आप लोग थोड़ा इस टाइम पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना। और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो या हाइपरबोला से दिया हो, सॉरी सब नॉर्मल से दिया हो। अच्छा स्लोप वगैरह तो आप फाइंड ही कर लेते होंगे, है ना, किसी का स्लोप जैसे फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने डी बाई डी एक्स फाइंड किया है ना, इसी में देख लेते हैं। तो जैसे इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, स्लोप ऑफ दी टेंजेंट, वैसे आपका उसमें टॉपिक है। तो यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स जैसे हमने निकाला है, तो डी बाई डी एक्स इस कर्व का क्या है, स्लोप है ये, है ना, ये क्या है, स्लोप है, और एट दी पॉइंट 4,8 पे निकालना है, तो हमने ये निकाल दिया 3।
तो ये स्लोप हो गया, स्लोप कितना है 3। अगर हम इसी से इक्वेशन निकाल लें तो इक्वेशन भी निकाल सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस x1 से, है ना, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। तो ये अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ये बता दिया जाएगा आपको। ये आसान टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, इतना कोई टफ नहीं है इस टर्म्स में, है ना। अच्छा, और नॉर्मल निकालना है अभिलंब, और मतलब अभिलंब जिसको बोलते हैं हिंदी में अभिलंब, है ना। कुछ क्वेश्चन इसमें हिंदी में भी लिखे हैं जिसमें जैसा क्वेश्चन इनको मिल गया है। और हाँ ये ठीक है, इसमें मैक्सिमा मिनिमा और अच्छा मैक्सिमा मिनिमा का भी आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया होगा, तो मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड अगला जो है 1-2 वीडियो के बाद आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। तो इतना इसका क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर लें। चलिए इसके बाद चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से भी दिए हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम देख लेते हैं। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम, है ना। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी आगे देखेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उनको समझ लेते हैं ना। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन है और इस पे जो बेस्ड इसका मतलब जो इसका तरीका है वो भी समझते हैं। चलिए देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और काफ़ी आसान थ्योरम है। इसको समझ लेते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है और कैसे इसका यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ इसका यूज़ है, ये भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो अभी तो बाइनोमियल थ्योरम को अभी थोड़ा सा छोड़ के चलते हैं और देखते हैं कि ये थ्योरम कहाँ से आई होगी। तो अगर हम बच्चों a प्लस बी की पावर 1 लें तो इसका जब प्रसार करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा, है ना। और अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों लिखेंगे तो हमको मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। और अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब फंक्शन लिखेंगे तो आएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना। तो इस टाइप से बच्चों आएगा। अगर हम a प्लस बी की होल पावर 4 लिखना स्टार्ट करें, अब बस बाइनोमियल थ्योरम शुरू होती है यहाँ से। अब इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए पावर कितनी है 1, तो हमारे नंबर ऑफ टर्म कितने आए हैं 2। यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो नंबर ऑफ टर्म कितने आए हैं 3। जब यहाँ पे पावर है 3 तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 1 2 3 4। इसका मतलब जो पहला जो पॉइंट निकल के आता है वो ये पॉइंट है कि जितनी पावर लगी होगी उसका मतलब एक टर्म ज़्यादा आएगा, है ना, उसका एक टर्म ज़्यादा आएगा। तो इसमें हम समझ गए हैं कितनी आने हैं इसमें टर्म आने हैं। अभी टर्म पहले लिखते हैं। इसमें हम समझ गए कितने टर्म आएंगे 5। तो 1 2 3 4 और 5, हमने ये 5 टर्म लिख दिए, है ना। फिर क्योंकि जितनी पावर होगी उससे एक ज़्यादा टर्म आएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखिए a स्क्वायर हुआ है, फिर यहाँ हुआ है a और यहाँ हुआ है a0। भाई a0 लिख सकते हैं ना, a की पावर 0 मतलब 1 होता है। सेम कंडीशन यहाँ भी देखें और यहाँ हमारा b क्या था वो 0 था, यहाँ भी b 0 है, a इतना है ना। फिर यहाँ b 1 हुआ, फिर a1 हुआ 2, फिर यहाँ a कितना हो गया 0। बस कहने का मतलब ये यहाँ पे आप समझ लें कि जितनी भी घात लगी होती पहले तो पहला वाला टर्म क्या होता है उसकी घात लगती है, फिर वो घात कम पड़ती है, यानी कि यहाँ जितनी घात होगी उससे एक कम, फिर उससे एक कम, है ना। तो यहाँ देखो इसको कितनी घात थी 2, तो पहले 2 थी, फिर 1 हुई, फिर 0 हुई। और इसी टाइप से सेकंड वाले टर्म की घात क्या थी, पहले 0 थी, फिर 1 हुई है, फिर 2 हुई है ना। यहाँ देखें अगर तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, b की घात पहले 0 थी, फिर 1 हुई है, फिर 2 हुई है, फिर 3 हुई है। लेकिन a की घात पहले 3 थी, फिर 2 हुई है, फिर 1 हुई है, फिर 0 हुई है। तो इसी टाइप से पहले यहाँ पे कितनी घात होनी चाहिए, a की घात 4 होनी चाहिए। यहाँ b नहीं होगा, है ना, b 0 होगा तो b 0 होगा। b 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, है ना, किसी की पावर 0 मतलब 1 होता है। फिर यहाँ बच्चों कितना होगा a क्यूब होगा, एक पावर घटेगी और यहाँ से b की स्टार्टिंग होगी, तो b की पावर कितनी आएगी 1। यहाँ कितना होगा a स्क्वायर b स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ कितना होगा a b क्यूब होगा और यहाँ a नहीं होगा, केवल b की पावर 4 होगा। तो हम समझ गए ये टर्म आने हैं, लेकिन इनके गुणांक भी कुछ आएंगे और वो गुणांक निकलते हैं हम लोगों के किससे, एनसीआर से, है ना बच्चों। एनसीआर हम लोग पढ़ के आए थे। एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस r और n माइनस r फैक्टोरियल। सेम कंडीशन इसमें भी यही चलेगा। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट आएगा इसके लिए वो कितना आएगा NC0, है ना। फिर इसके लिए बच्चों कितना आएगा NC1 आएगा, फिर इसके लिए कितना आएगा
NC2 आएगा और इसके लिए आएगा NC3 और यहाँ पे हो जाएगा NC4 और n की वैल्यू हमारी 4 दी है, इसलिए जब तक 4/4 यानी कि NCn ना हो जाए तब तक ये वैल्यू चलती रहेगी। बाकी आप इसकी वैल्यू निकाल ही लेते होंगे, कैसे NC0 निकाला जाता है, NC4 कैसे निकाला जाता है, ये सारी वैल्यू आप निकाल ही लेते होंगे। अब आ जाते हैं अपने प्रसार पे। तो प्रसार क्या कहता है, यानी कि इसकी एक्सपेंड फॉर्म क्या कहती है, a + b की होल पावर n जो है, ये बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, पहला टर्म कितना आना है, NC0 आना है, a की पावर आएगी n, है ना, यहाँ b नहीं आएगा, फिर बच्चों कितना आएगा, NC1 आएगा और a की पावर अब घटेगी तो इसका मतलब a की पावर यहाँ n-1 बनेगा और b की यहाँ से हो जाएगी स्टार्टिंग, फिर यहाँ बनेगा NC2, अब यहाँ कितना बचेगा बच्चों, n-2 और b की पावर यहाँ से हो जाएगी कितनी, 2, यहाँ देखो 0 थी, फिर b की पावर बढ़ेगी, a की पावर घटेगी, है ना, ये तुम जानते हैं। फिर ये यहाँ कितना आएगा, NC3 आएगा, a की पावर n-3 आएगा और यहाँ बच्चों हो जाएगा BQ। अब हम पूरा प्रोसेस समझ गए हैं। तो लास्ट वाला टर्म कितना आना है, NCn आना है ना, कितना आना है बच्चों, NCn आना है और लास्ट टर्म में a नहीं आएगा, केवल आएगा b, तो b की पावर कितना आएगा, n। तो ये होता है इसका प्रसार। अब आपको ना तो प्लस याद करना है ना तो माइनस याद करना है, बस इसी फॉर्मूले में सॉल्व करते जाएंगे। जब माइनस होगा तो b का टर्म वहाँ पे माइनस का रख देंगे, जो भी आंसर आना है आपका वो निकल के आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से इसका हम लोग प्रसार कर सकते हैं, पहली बात, है ना। फिर दूसरी बात, अगर हम किसी भी द्विपद प्रमेय में प्रसार करते हैं ना, तो सॉरी, ये बाइनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय भी बोली जाती है ना, बाइनोमियल थ्योरम, के प्रसार में मतलब के एक्सपेंड में हम लोग निकालें कौन सा, r+1th टर्म, कौन सा, r+1th टर्म। अगर हमसे डायरेक्टली पूछा जाए कि इसमें आप बताओ कि x की पावर n जो भी गुणांक है, x की पावर 5 का स्क्वायर या x की पावर 6 का स्क्वायर कितना आएगा, है ना। तो अगर ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, tr+1 इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा NCr a⁻n-r और b⁻r, है ना, ये फार्मूला होता है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से इससे लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, इसलिए r+1 लिया जाता है क्योंकि एक पद इसमें कितना आता है, ज़्यादा। जैसे हमको T4 की जब वैल्यू निकालनी होगी, है ना, T4 यानी कि चौथा पद हमको फाइंड करना हो, तो हम यहाँ पे T3+1 लिखेंगे, तभी तो T4 कह पाएंगे उसको। भाई T3+1 जब होगा तभी ये 4 कहलाएगा। और इसी के माध्यम से अगर हम सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे n जो है वो हमारा 8 रहा होगा, जो मतलब 8 पदों वाली एक द्विपद प्रमेय या बाइनोमियल सीरीज रही होगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8CR। अब r का काम कौन करेगा, 3, और a मान लेते तो a है, तो हमारा 8-3 × b⁻3। तो इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे, है ना। अब चलते बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन दिया है बच्चों, लिखा है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 3/2x² माइनस 1/3x की होल पावर 6, है ना। तो ये KVS में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें देखिए ये एक टर्म ऐसा फाइंड करना है जो x की जो x से क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, यानी कि इसमें x की वैल्यू नहीं है। तो हम मान लेते, देखिए इसमें सेम कंडीशन ये करना है कि हम लोग r+1th टर्म ही मानेंगे। कौन सा टर्म, r+1th टर्म ही मानते हैं, क्योंकि एक ज़्यादा टर्म मानेंगे ना। तो फार्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, NCr a⁻n-r b⁻r। मान लेते हैं यही एक ऐसा टर्म है जो 8th टर्म है ना, 8th टर्म इज इंडिपेंडेंट, है ना, ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x से वो क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है वो। तो वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, n हमारा दिया हुआ है 6CR, a कितना दिया हुआ है 3/2 और यहाँ हो जाएगा x² की होल पावर n-r 6 - r हो जाएगा। b हमारा कितना दिया है 1 - 3x की पावर r, तो ये r हो जाएगा, है ना। तो पहले x की पावर सही कर लेते हैं। तो इसका मतलब 6CR
3/2 की होल पावर 6/r अलग कर देंगे और यहाँ हो जाएगा x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 12 माइनस 2r हो जाएगा बच्चों, है ना। और यहाँ हो जाएगा -1 की पावर r अपॉन 3 की पावर r इंटू एक्स की पावर r। x की पावर को एडजस्ट कर देंगे तो 6cr 3/2 की पावर 6 माइनस r, x की पावर यहाँ आ जाएगी तो 12 माइनस 3r माइनस 1 टू द पावर r अपॉन 3 टू द पावर r। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब ये पूरा जो फंक्शन है ये इंडिपेंडेंट है x से, और x से इंडिपेंडेंट लाने के लिए हम क्या करें, इसमें x की वैल्यू को क्या कर दें, 0। भाई x की वैल्यू अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और 1 पे हम जानते हैं पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, x से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो पावर उसकी कंपेयर कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से देखिए x की पावर कितनी निकली है, x की पावर कितनी है 12 माइनस 3r और इक्वल टू 0, है ना। जब x की पावर 0 आएगी तभी तो ये इंडिपेंडेंट टर्म आएगा। तो यहाँ से निकालेंगे 3r इक्वल टू 12, r इक्वल टू 4। अब हमको पता है कि अगर हम r इक्वल टू 4 रख दें इस इक्वेशन में तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी तरह x से स्वतंत्र हो जाएगी, है ना। चलिए रख देते हैं तो वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 6c4 3/2 की होल पावर 6 माइनस 4, और जब x की जगह रखेंगे तो देखिए 12 माइनस 12 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा -1 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 1 की पावर, तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 4। यहाँ से इसको काटेंगे 3 स्क्वायर बच जाएगा, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, है ना। यहाँ से 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर मतलब 4 और 3 स्क्वायर मतलब 9। तो यहाँ से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 जा 6 कट जाएगा, है ना, और 3 3 जा 9 में कट जाएगा। तो क्लियरली आंसर आएगा आपका 5 अपॉन 3 4 जा 12, है ना। तो इसका मतलब 5 अपॉन 12 एक ऐसा टर्म है जो पूरी तरह से x से स्वतंत्र है, यानी कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट टर्म है x का, है ना। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो स्वतंत्र पूछा जाएगा या फिर कहेगा कि x की पावर 4 का इसका कोफिशिएंट कितना आएगा, है ना। जैसे अभी क्वेश्चन इन्होंने ये दे दिया होता कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना आएगा, तो यहाँ कंपेयर में आप इसको इक्वल टू 4 रख देते तो आपका इसकी वैल्यू आपकी निकल के आ जाती है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की होल पावर 2n, है ना, इसमें निकालना है। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे इसमें, तो आपको इसमें केवल x की पावर p लेना है। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि r प्लस 1th टर्म ही जो होगा, r जो टर्म है यही हमारा x टू द पावर p का कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितनी वैल्यू आनी है इसकी, TR प्लस 1 इक्वल टू NCR। तो NCR में देखिए n कितना दिया हुआ है यहाँ 2NCR, और a टू द पावर इसका मतलब x स्क्वायर टू द पावर 2n माइनस r इंटू b टू द पावर, b कितना है 1 अपॉन x की पावर r, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों आएगा 2CN r, और यहाँ हो जाएगा x की पावर 4, हाँ 2 टू द 4n माइनस 2r और इंटू 1 अपॉन x टू द पावर r। इसको थोड़ा सही कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4n माइनस 3r, है ना। ये यहाँ से पावर घट जाएगी ना, और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू तो 1 होगा, इससे कोई मतलब नहीं है ना। आप देखिए हमको लाना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p, तो कंपेयर कर लेंगे पावर, है ना, कंपेयरिंग पावर ऑफ x टू द पावर p एंड x टू द पावर 4n माइनस 3r। इसको कंपेयर कर दें तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 4n माइनस 3r, यहाँ वैल्यूज इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 3r इक्वल टू 4n माइनस p, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 4n माइनस p अपॉन 3 हो जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू बच्चों पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2NC
और r की जो वैल्यू है कितनी है 4n माइनस पी अपॉन 3। और ये तो देखिए यहाँ पे रखने से कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो हमारा x टू द पावर p ही आना है ना, तो ये x टू द पावर p का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो इसी की बस वैल्यू को फाइंड कर लेना और हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 4n माइनस पी अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर, यानी कि 2n माइनस 4n माइनस पी अपॉन 3 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2n फैक्टोरियल अपॉन 4n माइनस पी अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ 3 टू जा 6, 6 माइनस 4, इसका मतलब 2n हो जाएगा, 2n प्लस पी अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये भी केंद्रीय विद्यालय सन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते, है ना, तो उसमें कुछ ट्रिक वगैरह भी बता देते जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, है ना। उसमें क्या होता है, थोड़ा आप अगर ऑब्जेक्टिव पकड़ के भी क्वेश्चन लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए आप पूरा का पूरा मेथड सीखें और उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना। और अभी बाइनोमियल थ्योरम में एक दो टॉपिक जो हैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो एप्लीकेशन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम और एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम, है ना। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।